ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग बेनिफिट्स। ठीक है, नेटवर्किंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह के। ठीक है, क्यों हम लोग बनाते हैं, क्यों इतना ताम झाम करते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअल डिवाइस से भी काम चल रहा था हमारा। ठीक है, तो नेटवर्क बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इंक्लूड लो कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है इसका फ्यूअर पेरिफेरल्स आर नीडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, बैकअप डिवाइस होती है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी हम लोग चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो प्रिंटर शेयर होता है, स्कैनर शेयर होता है, ठीक है, या फिर बैकअप जो बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइसेस जो होते हैं हर सिस्टम में अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक सर्वर बनाओ, सर्वर से जोड़ दो उसको और सर्वर पे ही रिक्वेस्ट डाल दो। ठीक है, तो इंडिविजुअल सिस्टम में भी उस प्रिंटर का जो नेम वगैरह वो शो होने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्रिंटर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं हमारे पास शेयर हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, जैसे हम लोग एक कंप्यूटर लैब में भी एक प्रिंटर रहता है। ठीक है, कुछ कुछ लैब में होंगे, कुछ लैब में नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम पे बैठ के प्रिंट दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब उसको लॉक करके रखा जाता है एक्चुअली। ठीक है, तुम लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन वो रहता है वहाँ पे। ठीक है, कहीं से भी हम लोग स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम से बैकअप हम लोग बना सकते हैं। कोई एक हम लोग सिस्टम पे पूरा बैकअप हार्ड डिस्क वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं और उसको बैकअप डिवाइस जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को मतलब हर सिस्टम के लिए अलग अलग डिवाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, सारे चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इससे हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंटर स्कैनर ये सब तो है ही। ठीक है, तो सबको हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, उन लोग की अलग अलग बिल्डिंग रहती है, जैसे कि डेवलपमेंट सेंटर होते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमएनसी वगैरह होती है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रिंटर्स वगैरह जो होते हैं वो एक प्रिंट एरिया रहता है उन लोग का, जहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर्स हो गया, फोटो कॉपी, जेरोक्स, ये सब बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे लगी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक हर सिस्टम के पास एक एक मशीन होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ से बैठे बैठे प्रिंट दे देते हैं, इस बिल्डिंग पे इस नंबर वाले प्रिंटर पे हमने प्रिंट दे दिया। वहाँ पे एक दो पर्सन रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, प्रिंट जैसे निकल गया उसको निकाल के साइड में रख देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से जब हम लोग को टाइम मिला जाके कलेक्ट कर लो। ठीक है, स्कैन भी अगर हम लोग को करना है तो वहीं से स्कैन भी होता है और हमारे पे मेल पे आ जाता है वो। ठीक है, बैकअप भी अगर हम लोग को अपने सिस्टम का करना है तो वहाँ पे भी सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स लगे रहते हैं, वहाँ पे हमारे सिस्टम का ऑल टाइम बैकअप चलते रहता है। ठीक है, कोई आपके भाई बंधु होंगे, फ्रेंड्स वगैरह जो एमएनसी में काम करते हैं, ठीक है, जैसे HCL हो गया, IBM हो गया, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो सारा अपना गेम जो है वो नेटवर्क पे ही खेलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर वहाँ से जो कंप्यूटर सिस्टम मिला होता है या फिर जो भी हम लोग कंप्यूटर पे वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो डला रहता है लेकिन वहाँ कोई डेटा नहीं रहता उस पर। हम लोग उसमें चाहे तो हम लोग अगर मान के चलो कि हम लोग को कंप्यूटर ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसमें मूवी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, किसी चीज़ की परमिशन नहीं होती है उसमें, कुछ चीज़ हम लोग उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा अगर हम लोग को कोई एक सिस्टम बनाना है जिसमें मतलब ऑल टाइम बैकअप लेते रहें, कुछ चीज़ हम लोग के पर्सनल कंप्यूटर पे या फिर हम लोग लैपटॉप पे स्टोर ना करें, हम लोग का सारा चीज़ कहाँ पे रहे, सर्वर पे स्टोर रहे, कहीं से भी हम लोग बैठ के उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो उसलिए यहाँ पे नेटवर्किंग का काम होता है। आया समझ में? तो जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं वो सब चीज़ शेयर किए जाते हैं। क्लियर? कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है, समझ में आया?
ठीक है। नेक्स्ट है इसका ग्रेटर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, अब देखो ग्रेटर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ मतलब क्या है। मान के चलो हमारे पास एक इंटरनल नेटवर्क है जिसमें 1000 कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है, हम लोग की कंपनी है खुद की। ठीक है, 1000 कंप्यूटर कनेक्ट है आपस में। ठीक है, लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, हम लोग उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किए, आपस में ही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? बहुत सारे ऐसे मैसेंजर्स आते हैं जो इंटरनेट पे भी काम करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नेटवर्क में वो काम करते हैं अगर हम लोग उसको इंस्टॉल करें। जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट लिंक आता है, सुनिए हो, कभी देखे हो? ठीक है सर। ठीक है, ये लिंक 2013 या फिर कोई भी वर्जन होगा, 13 से स्टार्ट हुआ था वैसे। ठीक है, ये एक ऐसा मैसेंजर है जो इंटरनेट पे भी काम करता है, इंटरनेट पे भी काम करता है, दोनों में काम करता है। ठीक है, तो इसको अगर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इससे मैसेजेस वगैरह भी भेज सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, सब चीज़ हम लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से मैं 4 साल पहले जब IBM में था, इन्फोसिस में था, तो वहाँ पे हम लोग इसी को यूज़ करते थे। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करना है, एक टीम से दूसरे टीम में कम्युनिकेट करना है, किसी से भी कम्युनिकेट करना होता था हम लोग को, हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब कभी यूज़ नहीं किए। मैसेज करना है लिंक पे या फिर ईमेल के थ्रू। ठीक है, दो ही टाइप के वहाँ पे कम्युनिकेशन होते थे, या तो लिंक पे हम लोग मैसेज करते थे या तो ईमेल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो ये सारे जो नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फोरम्स बने होते हैं बहुत सारे। ठीक है, फोरम्स मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या फिर उनको वहाँ से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क ऑफर वेरियस कोलैबोरेशन टूल दैट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क यूजर्स। ठीक है, ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स इंक्लूड ईमेल, forums, chat, voice and video and instant messaging. With these tools user can communicate with friends, family and colleagues. ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो होते हैं इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। फोरम्स मतलब क्या होते हैं कि जैसे कि एक स्टैक ओवरफ्लो करके एक फोरम है, कोरा, सुने होंगे, सुने हो कि नहीं सुने हो? यस सर। ठीक है, कोरा.com, जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने अपने सजेशन डालते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं, या फिर अगर मान के चलो कोई कुछ नया प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे वो लोग लिख के डाल देते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग उसका आंसर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट उसी से कमा रही है। स्टैक ओवरफ्लो सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टैक ओवरफ्लो है आज के ज़माने में। हर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सभी लोग यूज़ करते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, सुने ही होंगे काफ़ी लोग। ठीक है, कोरा भी यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है, कोरा में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो फोरम्स होते हैं, ठीक है, ये जो यूज़र होते हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई एक किसी टॉपिक से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कोई मार्केटिंग करता है, ठीक है, कोई कुछ और काम करता है, प्रोडक्शन करता है, कोई किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, अलग अलग टाइप के, तो वैसे अलग अलग टाइप के फोरम्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन करने वाले एक प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फोरम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें अगर हम लोग इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इंटरनेट का यूज़ नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों ही टाइप से वो काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, डुप्लीकेशन एंड फाइल करप्शन आर अवॉइडेड। ठीक है, डुप्लीकेशन एंड फाइल करप्शन आर अवॉइडेड। देखो, ए सर्वर मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज, द सर्वर स्टोर्स द डेटा एंड शेयर इट विद द यूजर्स ऑफ ए नेटवर्क। ठीक है, जो भी डेटा स्टोर करेगा वो कौन करेगा? सर्वर करेगा। ठीक है, जो भी डेटा स्टोर करेगा वो सर्वर करेगा।
वैसे ही हम लोग एक सर्वर पे बैकअप डिवाइस लगा के रखें जो जितने भी नेटवर्क्स में कनेक्ट है डिवाइसेस सबका बैकअप लेगा। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर सुने हो सब लोग? टैली, यस सर। ठीक है, टैली सब लोग जानते होंगे। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली का एक बहुत अच्छा फीचर है, वो क्या करता है, अगर इंटरनेट है तो वो ऑनलाइन एक अकाउंट देता है, फ्री में देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको परचेज करना पड़ता है, वो फ्री में देता है। या फिर हमारे पास कम से कम अगर 10 सिस्टम कनेक्ट हो, 10 में टैली इंस्टॉल करके रखे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो साथ में एक बैकअप डिवाइस भी देता है, या फिर एक कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करके देता है। जितने भी टैली में उस दिन अपडेशन होंगे या फिर कुछ भी चीज़ें उसमें चेंजेस होगी, सबका बैकअप वो सर्वर पे लेता है। ठीक है, मतलब वो उसका टाइम ही रहता है, जैसे कि मान के चलो सुबह 9 बजे से हम लोग 5 बजे तक काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 बजे तक का अगर हम लोग शेड्यूल करके रखें कि 5 बजे तक के जितनी एंट्रीज वगैरह होगी वो सब बैकअप होने चाहिए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप चालू कर देता है अपना। क्लियर? तो वैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकअप लेने का मतलब क्या है कि हम लोग के हर सिस्टम में फाइल्स नहीं होंगी। ठीक है, डुप्लीकेशन कम हो जाएंगे और फाइल के करप्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, करप्ट कैसे कैसे हो सकते हैं फाइल? अगर मान के चलो हम लोग एक सिस्टम में इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाता है, वायरस आ जाता है या फिर कुछ भी आ जाता है, ठीक है, कोई अटैक हो जाता है उसमें, ठीक है, तो क्या होगा? वो फाइल करप्ट हो जाएगी, डेटा करप्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सेंट्रल सर्वर पे स्टोर करने का क्या है, कंप्यूटर जो है, एक ही कंप्यूटर पे ही एक ही सर्वर जो बना हुआ है उस पर सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, फायरवॉल इंस्टॉल कर लें, सारा चीज़ उसी में कर लें और सब चीज़ उसी में मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो फाइल करप्ट होने के, डिलीट होने के या फिर कुछ उसमें हैकिंग होने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है हमारा, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी अगर उस डेटा को यूज़ करना चाहता है उसके पास प्रॉपर क्रेडेंशियल होगा। क्रेडेंशियल मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड, इस टाइप का अगर कुछ भी चीज़ होगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे डेटा जो है सिक्योर होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा, एक सॉफ्टवेयर आता है प्रॉक्टर। ठीक है, काफ़ी बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है वो, प्रॉक्टर करके एक सॉफ्टवेयर आता है। उसका है ओनर कौन है? नॉर्टन, नॉर्टन का आता है वो। नॉर्टन एंटीवायरस जो है ना, उसी का एक प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर आता है। वो अगर मान के चलो हमारे पास 100 सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है, 100 सिस्टम पे सबको प्रॉक्टर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, प्रॉक्टर इंस्टॉल करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान के चलो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो अगर कॉपी होता है उससे, ठीक है, तुरंत वो सर्वर को रिपोर्ट कर देते हैं। अगर सेम सिस्टम में कर रहा है तो ठीक है, अगर अदर सिस्टम पे अगर ईमेल के थ्रू जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से अपलोड हो रहा है या फिर कहीं कॉपी कर रहे हैं पेन ड्राइव में, ठीक है, या फिर लैन से हम लोग कहीं सेंड कर रहे हैं या कोई भी सिक्योर लाइन से हम लोग सेंड कर रहे हैं, तुरंत रिपोर्ट कर देता है और तुरंत वो फाइल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े एमएनसीज वगैरह में होते हैं, वहाँ के डेटा कभी चोरी नहीं होते। बहुत रेयर केस में ही होता है कि वहाँ कोई हैकर अटैक करके वहाँ से कुछ डेटा चोरी कर लेता है, वैसे पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते, ये हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 100 कंप्यूटर्स की। ठीक है, तभी हम लोग को मिलता है वो, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज होता है वो, और सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है, अगर उसको हम लोग लगा लेते तो हम लोग 99.99% सिक्योर होते हैं, कोई भी फाइल्स या फिर डेटा शेयर होने से बच जाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बड़ी कंपनी, वहाँ पेन ड्राइव वगैरह हम लोग नहीं लेके जा सकते, वहाँ यूएसबी पोर्ट काम नहीं करते हैं, सिर्फ चार्जिंग के लिए काम करेंगे, डेटा के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वह सारा प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर जो होता है उसी से उसको सिक्योर किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन बच जाता है, फाइल करप्शन जो होगा वो सारी चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट Yes, आता sir. है हमारा लोअर कॉस्ट इन लाइसेंस एक्विजिशन।
ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक्वायरिंग एप्लीकेशन Yes, sir. लाइसेंस कैन बी एक्सपेंसिव फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। ठीक है, देखो अब मान के चलो 100 सिस्टम है हमारे पास, 100 सिस्टम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग डालते ही हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलेगा नहीं। ठीक है, तो 100 सिस्टम के लिए 100 लाइसेंस वर्जन वाले विंडोज़ की ज़रूरत पड़ेगी सबको, सभी सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो कोई भी नेटवर्क जब बनता है उसका सर्वे होता है, ठीक है, और सर्वे होता है तो उसका एक रूल होता है कि जितने भी सिस्टम है सब में जेन्युइन वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाएं। ठीक है, ये सब ट्राई का रूल है। ठीक है, हम हमारे कॉलेज में भी जितने हैं मैक्सिमम मतलब 70% जो है जेन्युइन है। ठीक है, कुछ कुछ नए कंप्यूटर्स ऐड होते हैं तो उसको टेम्परेरी चालू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो पूरे हार्ड डिस्क चेंज होते हैं और जेन्युइन वाले लगाए जाते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो सर्वे होता है सबसे पहले कि वहाँ पे जो भी कंपनी एग्ज़ाम ले रही है तो वो चेक करती है कि जेन्युइन वर्जन है कि नहीं है। ठीक है, अगर जेन्युइन वर्जन नहीं होगा तो उन लोग काम करते नहीं, क्योंकि वहाँ से डेटा चोरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जेन्युइन वर्जन रहेगा तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वो सारी चीज़ें के लिए भी परमिशन लगती है। और हम लोग ऐसे क्या करते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर लिए, बहुत सारे वेबसाइट मिलते हैं, डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लेते हैं। काम तो करेगा लेकिन वो सारे पायरेटेड एडिशन होते हैं, उसमें भी जो हैकर्स लोग हैं अपना कोड डाले रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिक्योर नहीं होती है और हमारा डेटा चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए यूज़ किया जाता है जेन्युइन वर्जन, जिसके पास लाइसेंस वर्जन है वही चलेगा। अब देखो, अब लाइसेंस लेना मतलब अगर एक विंडोज़ हम लोग को लेना है, जैसे विंडोज़ 10 प्रो आता है, ठीक है, अगर उसको हम लोग लेते हैं तो सिंगल यूज़र के लिए 6800 का आता है वो। ठीक है, जेन्युइन वर्जन लाइफ टाइम के लिए 6800। ठीक है, 6800 रुपये का आता है। अगर हम लोग 100 सिस्टम के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 करोड़ रुपए हो जाएगा, 60 लाख या फिर ऐसे कुछ होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या फिर हम लोग एंटरप्राइज एडिशन ले लें। ठीक है, एक एंटरप्राइज एडिशन होता है जिसमें हम लोग एक सर्वर पे उसको इंस्टॉल कर देते हैं और जितने भी नेटवर्क से कनेक्टेड है सब में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सभी में उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब जो एक सर्वर है उसमें मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और बाकी पूरे डमी होते हैं। जब वो ऑन होंगे तो वो सर्वर से ऑपरेटिंग सिस्टम लेके लोड करेगा। मतलब जितने भी कंप्यूटर ऑन होते जाएंगे एक एक इंस्टेंस उसका बनते जाएंगे। इंस्टेंस मीन्स कॉपी। ठीक है, एक एक इंस्टेंस उसका कॉपी बन बन के वो हर सिस्टम पे चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आया समझ में? मतलब हर कंप्यूटर पे हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल लाइसेंस ले लो और उसी से हम लोग लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं, ऐसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को दोनों मेथड से पढ़ा के देखे तो कुछ बच्चों को करना था कि बोर्ड में क्लियर नहीं हो रहा है, तो बोर्ड से भी पढ़ाते हैं। लैपटॉप में जैसे सर नोट्स देना होगा तो आप नोट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि नोट्स का प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, हुए रहता है, जैसे बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो बच्चा वहां से पूछ भी रहा है। ठीक है, हाँ, अनम्यूट करके पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटरप्राइज एडिशन ले लें, उसको हम लोग सर्वर पे डाल देते हैं और क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिंगल लाइसेंस हम लोग को लेना पड़ेगा, हम लोग का कॉस्ट भी कम हो गया। मतलब मान के चलो अगर 6800 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा? 40 से 50 हज़ार का आएगा। ठीक है, हम लोग के बाकी तो पैसे बच गए। ठीक है, तो एक वन टाइम सिंगल फ़ी देना है हम लोग को और हम लोग को एक सर्वर एडिशन मिल जाएगा जिससे हम लोग सब
पूरे कंप्यूटर्स को मैनेज भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कॉस्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर लाइसेंस लेने जाएंगे तो समझ जाओ तो 6-7 करोड़ का मामला है फिर, ठीक है, क्लियर। यस नेक्स्ट सर। आता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी ये क्या चीज़ है यहाँ पे देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू मैनेज डिवाइसेस एंड डेटा ऑन द नेटवर्क, अलाउइंग द कंपनी टू सेव टाइम एंड मनी। Individual users of the network do not need to manage their data and devices. An administrator can control the data, devices, and permission of the network users. Creating backup copies of the data is more comfortable because of the data stored in a central location. ठीक है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क एडमिन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक हैंडल करने वाले जो बंदे रहते हैं, मतलब उन लोग पूरे जितने भी नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं डेटा, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर उनको एक्सेस देना है, ठीक है, या फिर कोई और डिवाइसेस की एक्सेस देना है, ठीक है, या फिर कोई दूसरे नेटवर्क को यूज़ करने का परमिशन देना है, या इंटरनेट एक्सेस देना है, कोई वेबसाइट का परमिशन देना है, या फिर कोई दूसरे एप्लीकेशन का परमिशन देना है, तो ये सारे चीज़ें जो मैनेज करता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है। पूरा काम उसी का रहता है। क्या क्या चीज़ मैनेज करता है यहाँ पे देखो। कंट्रोल द डेटा, डिवाइसेस एंड परमिशन ऑफ द नेटवर्क यूजर्स, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे बैंक होता है, बैंक जानते हो, ठीक है। बैंक हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कोई कैशियर रहता है, कोई डिपॉजिटर होता है, ठीक है, कोई मैनेजर होता है, कोई मार्केटिंग वाला होता है, कोई लोन डिपार्टमेंट होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो लोन डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो लोन इशू करता है, जो लोन को मैनेज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो लोन वाले बंदे को सिर्फ लोन का एक्सेस देगा और कुछ भी एक्सेस नहीं रहेगा उसके पास, ठीक है। क्योंकि बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सब रहता है, सारे एक्सेस होते हैं, ठीक है। मैनेजर के पास सारे एक्सेस होंगे, कैशियर के पास सिर्फ कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल का एक्सेस होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मान के चलो कोई पीपीएफ अकाउंट है, ये मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, इसके जो एम्प्लॉय होंगे उनके पास उनके ही काम का एक्सेस होगा, कोई अदर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। जो पासबुक वगैरह प्रिंट करता है, ठीक है, उसके पास वो प्रिंटर का एक्सेस होगा पासबुक प्रिंट करने का, और कहीं पे एक्सेस नहीं दिया जाता है तभी वहाँ पे काउंटर बना के काम किया जाता है, ताकि कोई भी डेटा मिसमैच ना हो इधर उधर, या फिर एक डेटा दूसरे जगह ना चले जाए, कोई गलत एंट्री ना कर दे। क्योंकि अगर एक ही जन करेगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ मुझे यही काम करना है, और उसको पता रहेगा कि गलत भी हुआ तो क्या गलत हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर एक होता है जो ये सारे डेटा को, डिवाइसेस को, परमिशंस को मैनेज करते रहता है, ठीक है। और वहाँ से जो भी दिन भर में डेटा स्टोर होगा सबका बैकअप लिया जाता है, 2 से 3 बैकअप लिया जाता है वहाँ पे। अगर मान के चलो कुछ पावर फेलियर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, डिवाइस ख़राब हो गया, ठीक है, तो एट ए टाइम उसका 2 से 3 कॉपी बनाई जाती है ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। क्लियर आया समझ में। अब मान के चलो जैसे फेसबुक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक को कभी देखे हो क्या, अरे मैंने तो कल फ़ोटो अपलोड किया था आज गायब हो गया अपने आप, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। गूगल ड्राइव में भी हम लोग कुछ डेटा अपलोड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई इमेजेस, ठीक है, तो 10 साल बाद भी खोल के देखोगे तो मिलेगा हम लोग को वो, क्योंकि वो सर्विस वैसी दे रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे हमारा डेटा सिक्योर रहता है। हम लोग 2 से 3 कॉपीज़ बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि अगर मान के चलो एक सर्वर, एक डेटा सेंटर उन लोग का फेल भी हो गया तो दूसरे में बैकअप उसका रहेगा, ठीक है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट में भी अगर विज़िट करके देखोगे वहाँ पे बहुत बड़ा एक रूम है, वहाँ पे 8 या 9 टीबी का वहाँ पे डेटा सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे पूरे बीएसपी बहुत बड़ा है, पूरा एक ही डिपार्टमेंट में मैनेज होता है, और
मतलब वहाँ पे इतने बड़े बीएसपी में इतने सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कम से कम हज़ारों कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। सभी जगह से एक ही जगह डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इतने सारे डेटा मैनेज करना है, अगर मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की ही जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम होगा उस कंप्यूटर पे, ठीक है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट तो सेल्स से रिलेटेड ही काम होगा, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट तो परचेज से रिलेटेड ही काम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि सेल्स वाला आया और परचेज में अपना सेल्स वाला चीज़ें चेक कर रहा है, वैसा वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सिक्योर होती है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? डेटा को मैनेज करना, जो डिवाइसेस उनको लग रही है उसका एक्सेस देना, या फिर कोई एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें का परमिशन देना, ठीक है। क्लियर है ये? समझ में आया कि नहीं आया? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आ गया? यस सर। ठीक है। देन आता है रिसोर्स कंजर्व्ड, ठीक है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग अमॉन्ग मैनी कंप्यूटर्स टू प्रिवेंट ए कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग ओवरलोडेड विथ प्रोसेसिंग टास्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेटवर्क से जुड़ के 2 या 3 कंप्यूटर पे भी हम लोग एक सिंगल टास्क कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग एक सिंगल टास्क? ठीक है, अब देखो मान के चलो हम लोग को बहुत सारी फाइल्स को अपलोड करना है, ठीक है। कहाँ पे अपलोड करना है? कोई एक वेबसाइट है, कोई एक सर्वर है, वहाँ पे अपलोड करना है। हम लोग क्या करेंगे, 10 कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे सेम आईडी पासवर्ड से, और 10 में उसको क्या करेंगे, अपलोडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक लॉगिन आईडी मतलब एक यूज़र अकाउंट जो है 10 सिस्टम में लॉगिन है, और 10 सिस्टम पे अपलोडिंग चालू है, 10 सिस्टम से अपलोडिंग होगा, और वहाँ से सब के सब प्रोसेसिंग एक ही अकाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। 10 सिस्टम से प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई वहाँ पे, लेकिन एक ही अकाउंट पे काम हो रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग डेटा प्रोसेसिंग को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग एक सिस्टम को ओवरलोड होने से बचा सकते हैं। अगर मान के चलो हम लोग को 100 फाइल्स अपलोड करनी है, जैसे 100 मूवी की फाइल्स है, ठीक है। एक मूवी आजकल 1 GB की तो रहती है, 1 GB रहती है, मतलब कितना हो गया, 100 GB हो गया। 100 GB अपलोड करना है हम लोग को। अब 100 GB एक ही सिस्टम से अपलोड करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वो 100 को हम लोग 10-10 फाइल्स करके अलग अलग 10 सिस्टम में हम लोग कर देते हैं, तब क्या होगा, वो 10 सिस्टम से बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेसिंग जो कर रहा था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। मतलब काम वही हो रहा है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेटवर्क का यूज़ करके हम लोग अपने टास्क को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसको बहुत ईजी वे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के थ्रू सिंगल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। उसमें हम लोग CPU देखे थे और कुछ कुछ चीज़ें और देखे थे हम लोग, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया नेटवर्किंग बेनिफिट्स, ठीक है। तो नेटवर्किंग बेनिफिट्स में क्या क्या थे, फ्यूअर पेरिफेरल्स आर नीडेड, जिसमें हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं कम में काम चला सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, हम लोग आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, फोरम्स, चैट, ईमेल, वॉइस, वीडियो, सब चीज़ हम लोग वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ फाइल एंड करप्शन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कॉस्ट लोअर कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और रिसोर्स जो है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, मतलब जो रिसोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबका? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा नेटवर्किंग बेनिफिट्स के बारे में।